दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 11 सितंबर 2022। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों आज बिहार न्यूज में सबसे पहले बात करते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्षी दलों से मुलाकात कर रहे हैं और देश के सामने क्या बेहतर विकल्प हो सकता है उस विषय पर चिंता और मंथन कर रहे हैं। उनसे जब पूछा जाता है कि क्या वे विपक्ष की तरफ से आम चुनाव यानी कि लोकसभा चुनाव 2024 के लिए पीएम पद के दावेदार हैं तो जवाब ना में देते हैं। नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि अलग अलग राजनीतिक दलों के नेता पार्टी लाइन को छोड़ करके उन्हें पसंद करते हैं। इन सब के बीच तारीफ करने वाले नेताओं में एक ऐसा नाम उमा भारती का भी जुड़ा है जिस पर ज्यादातर लोगों को हैरानी हो रही है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार ने हिम्मत दिखाई है। उमा भारती ने बिहार में शराबबंदी लागू करने के फैसले को सही ठहराया है और नीतीश कुमार को साहसी बताया है। हालांकि विपक्षी दल के चेहरे के बारे में पूछे जाने पर उमा भारती ने नीतीश कुमार को विकल्प नहीं माना है। उमा भारती ने कहा है कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जगह नहीं ले सकते हैं। उमा भारती ने कहा है कि नीतीश कुमार ने कम से कम अपने राज्य में पूर्ण शराबबंदी लागू करने का साहस तो दिखाया है, मैं उनकी तारीफ करती हूँ। दोस्तों जदयू ने किशनगंज और अररिया जिले में खतरनाक रूप से उच्च जनसंख्या वृद्धि दर के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल के दावे का खंडन करते हुए शुक्रवार को आरोप लगाया है कि धर्म एवं अंतर्राष्ट्रीय सीमा को आधार बना करके उनकी पार्टी कुप्रचार कर रही है। जदयू के प्रदेश मुख्य प्रवक्ता और विधान पार्षद नीरज कुमार और पार्टी प्रवक्ता अरविंद निषाद ने आरोप लगाया है कि अपनी राजनीतिक हित साधने के लिए जायसवाल और भाजपा के अन्य नेता राज्य में सांप्रदायिक नफरत भड़काने में लगे हुए हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि भाजपा नेता 24 सितंबर को होने वाले गृह मंत्री अमित शाह के पूर्णिया और किशनगंज जिले के दौरे को लेकर के ये सब कर रहे हैं। अमित शाह के इस दौरे को लेकर के जदयू आशंकित है कि इसमें सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की कोशिश की जा सकती है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के दावे पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए जदयू ने कहा है कि संजय जायसवाल इन दो जिलों में जनसंख्या वृद्धि दर के बारे में गलत और भ्रामक जानकारी दे रहे हैं। भारत के कई अन्य जिलों में जनसंख्या वृद्धि दर अररिया और किशनगंज की तुलना में बहुत अधिक है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना से अच्छी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के अनुसार पटना से पूर्णिया तक 12,000 करोड़ की लागत से ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेस वे बनाया जाएगा। इसको लेकर के NHAI के द्वारा तैयारी की जा रही है। खबर के अनुसार भारतमाला परियोजना 2 के तहत NHAI 12,000 करोड़ की लागत से 215 किलोमीटर लंबे ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेस वे का निर्माण करेगा। इससे पटना और पूर्णिया की दूरी मात्र 3 घंटे में पूरी हो जाएगी। आपको बता दें कि पटना से पूर्णिया तक बनने वाली ये सड़क पटना कच्ची दरगाह से आरंभ होकर के विदुपुर, दलहिनसराय, सिमरी, बख्तियारपुर के रास्ते पूर्णिया तक जाएगी। इसके निर्माण होने से कई जिलों के लोगों को सीधा साफ फायदा होगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के पटना, भागलपुर, नालंदा, समस्तीपुर समेत 15 शहरों में पेट्रोल डीजल सस्ता हो गया है। तेल कंपनियों ने अपने वेबसाइट पोर्टल पर इसके रेट जारी कर दिए हैं, इसलिए आप घर से निकलने से पहले इसके रेट को जान ले। आपको बता दो कि तेल कंपनियां हर दिन अपने आधिकारिक वेबसाइट पर पेट्रोल डीजल का रेट तय करती है। ये रेट इंटरनेशनल बाजार में कच्चे तेल की कीमतों के अनुसार जारी करता है। आज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में ओवरऑल कमी आई है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के अनुसार बिहार के मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, भागलपुर, मुंगेर समेत 11 जिलों में ग्रामीण एसपी की तैनाती की जाएगी। इसको लेकर के नीतीश सरकार ने बड़ा फैसला किया है। आपको बता दूं कि बिहार के पटना जिले में सिर्फ ग्रामीण एसपी का पद है, लेकिन नीतीश सरकार ने अब गया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, पूर्णिया, दरभंगा, पश्चिमी चंपारण, सारण, रोहतास, सहरसा, बेगूसराय और मुंगेर में ग्रामीण एसपी का पद स्वीकृत किया है। खबर के अनुसार बिहार में कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए सरकार ने यह बड़ा फैसला किया है। आपको बता दें कि ग्रामीण इलाकों में एसपी के पद पर तैनात होने वाले अधिकारी बिहार प्रशासनिक सेवा के स्टाफ अफसर रैंक के अधिकारी होंगे। मिली जानकारी के अनुसार पिछले कुछ दिनों से ग्रामीण इलाकों में बढ़ रहे अपराध की घटना को रोकने के लिए बिहार सरकार के द्वारा यह बड़ा कदम उठाया गया है।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के अनुसार बिहार सरकार ने पटना, नालंदा, गोपालगंज समेत सभी जिलों में जमीन विवाद दूर करने के आदेश दिए हैं। इसको लेकर के सभी जिलों के एसएसपी, एसपी को निर्देश दिए गए हैं। खबर के अनुसार बिहार राज्य में जमीन के मामले में कमी लाने के लिए गृह विभाग ने फील्ड अफसरों को चेताया है। साथ ही साथ सभी अफसरों से रिपोर्ट मांगी है कि जमीन विवाद को कम करने के लिए गृह विभाग के निर्देशों पर कितना पालन हो रहा है। वहीं विभाग ने जमीन विवाद को कम करने के लिए सभी जिलों के एसएसपी, एसपी को निर्देश दिया है कि व्हाट्सएप ग्रुप से अपने अपने जिलों के एसडीओ को जोड़ें और जल्द से जल्द इस समस्या को दूर करने का प्रयास करें ताकि जमीन विवाद को कम किया जा सके। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में पटना, पूर्णिया, समस्तीपुर समेत 38 जिलों में जमीन सर्वे का काम शुरू हो गया है। जब पहले चरण में जमीन सर्वे के बाद दूसरे चरण में भी सर्वे की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जल्द से जल्द बिहार के सभी 38 जिलों में सर्वे का काम पूरा कर लिया जाएगा। एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में जमीन सर्वे कराने एवं बंदोबस्त का कार्य चरणबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए पहले 20 जिलों में सर्वे शुरू किया गया था। इसके बाद सरकार ने बचे हुए 18 जिलों में विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त शुरू करने की घोषणा कर दी। आपको बता दूं कि जमीन सर्वे में लोगों को 10 बड़े फायदे होंगे और उन 10 फायदों में सबसे पहले बात करते हैं कि बिहार में जमीन सर्वे से सबसे बड़ा फायदा यह है कि सरकार इस सर्वे के दौरान जमीन से संबंधित विवाद को खत्म कर देगा। दूसरे नंबर पर बात करें तो बिहार में जमीन सर्वे के दौरान सरकारी जमीन को चिन्हित किया जाएगा ताकि भविष्य में इसका इस्तेमाल सरकारी कार्यों में किया जा सके। तीसरे नंबर पर बात करें तो जमीन खरीद बिक्री की प्रक्रिया आसान हो जाएगी तथा लोगों के साथ किसी तरह का धोखाधड़ी नहीं होगा। चौथे नंबर पर बात करें तो बिहार में एक क्लिक पर किसी भी जमीन की पूरी डिटेल्स मिलेगी। पांचवें नंबर पर बात करें तो जमीन सर्वे के दौरान बिहार में जमीन का नया खतियान तैयार होगा। छठे नंबर पर बात करें तो जमीन सर्वे के बाद बिहार में जमीन का नया खतियान जीवित रैयत के नाम होगा। सातवें नंबर पर बात करें तो जमीन के सभी दस्तावेजों को ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध कराया जाएगा। आठवें नंबर पर बात करें तो जमीन की खरीद बिक्री होने पर खतियान और नक्शा भी अपडेट होता रहेगा। वहीं पर 9 नंबर पर बात करें तो इस सर्वे के दौरान बिहार में जमीन का नक्शा भी बदल जाएगा। और अंत में बात करें लास्ट में 10 नंबर पर बात करें तो जमीन सर्वे के बाद कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे की जमीन पर कब्जा नहीं कर पाएगा। ये एक बहुत ही बड़ी समस्या दूर हो जाएगी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। अपनी दूसरी पारी खेल रहे तेजस्वी यादव ने 2 दिन पहले पटना के पीएमसीएच में औचक निरीक्षण किया था, जहां उसके अगले दिन उन्होंने स्वास्थ्य विभाग की हाई लेवल बैठक की और फिर बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारने के लिए संबंधित अधिकारियों और सिविल सर्जन को निर्देश दिया था। इसी क्रम में शुक्रवार को तेजस्वी यादव राजधानी पटना में कानून व्यवस्था समेत अन्य नागरिक सुविधाओं को लेकर के एक्शन में दिखे हैं। बतौर नगर विकास मंत्री डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने शुक्रवार सुबह पटना के स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की तरफ से चलाए जा रहे कंट्रोल रूम का जायजा लिया है। तेजस्वी यादव ने कंट्रोल रूम पहुंच करके यहां से मॉनिटर की जा रही राजधानी पटना की हर व्यवस्था को समझा है। दरअसल इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर एक ऐसा केंद्र है जहां से पूरे शहर की निगरानी की जा रही है। परियोजना के अंतर्गत शहर भर में करीब 2500 आधुनिक कैमरे लगाए जाएंगे। वर्तमान में करीब 260 कैमरे अलग अलग जगहों पर लगाए गए हैं जिनकी मॉनिटरिंग शुरू हो गई है। धीरे धीरे शहर भर में विभिन्न जगहों पर कुल 2588 कैमरे लगाए जाएंगे। सभी कैमरों को नेटवर्क कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने के लिए शहर भर में कुल 220 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर केबल लगाया जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने अपने मंत्रियों, विधायकों और पार्टी कार्यकर्ताओं को गुलदस्ते लेकर के आने की जगह किताब और कलम लेकर के आने के लिए कहा था। अब आरजेडी नेताओं ने इसे कितना गंभीरता से लिया है ये पता नहीं, लेकिन बिहार के डीजीपी एसके सिंघल ने इसको लेकर के बेहद गंभीरता से लिया है। अब उन्हें फूलों का गुलदस्ता पसंद नहीं आता है, बल्कि सीधे सीधे किताब लेकर के आने की मांग करने लगे हैं। किताब की डिमांड करते डीजीपी साहब का एक ऐसा वीडियो समस्तीपुर जिले से सामने आया है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में शहरी निकायों के लिए चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने बताया है कि बिहार में नगर निकाय चुनाव की प्रक्रिया 2 चरणों में पूरी कर ली जाएगी। 10 अक्टूबर को राज्य में पहले चरण के चुनाव के लिए मतदान होगा। 12 अक्टूबर को पहले चरण की मतगणना होगी, जहाँ चुनाव के नतीजे उसी दिन आ जाएंगे। जहाँ दूसरे चरण के तहत 20 अक्टूबर को मतदान और 22 अक्टूबर को मतगणना होगी। राज्य निर्वाचन पदाधिकारी दीपक कुमार ने बताया है कि दूसरे चरण के लिए अधिसूचना 16 सितंबर को होगी। जहाँ नगर निकाय चुनाव के लिए मतदान सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक कराया जाएगा। पहले चरण में 37 जिलों के 68 नगर परिषद और 88 नगर पंचायत मिलाकर के कुल 3346 वार्ड में मतदान कराया जाएगा।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में महागठबंधन की सरकार है। नीतीश कुमार हाल ही में दिल्ली दौरे से विपक्ष को एकजुट करके लौटे हैं। यहाँ तक कि 2024 में बीजेपी को उसकी पुरानी स्थिति में लाने का दावा किया जा रहा है। जब प्रश्न करने पर नीतीश कुमार कहते हैं कि सामने आएगा तो फिर देख लीजिएगा। महागठबंधन का उत्साह इन दिनों बिहार में चरम पर है। नीतीश कुमार 1 महीने के भीतर कई बार लालू प्रसाद यादव से मिल चुके हैं। ऐसा लग रहा है कि जदयू और आरजेडी एक हो गए हैं। लेकिन इस बीच एक बड़ा सवाल यह है कि बिहार के 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाला है। सियासी जानकारों का मानना है कि ये महागठबंधन और बीजेपी के लिए अग्नि परीक्षा साबित होने वाली है। जब दोनों गुट को पता चल जाएगा कि कौन कितने पानी में है और बिहार की जनता किसे पसंद कर रही है। साथ ही ये चुनाव 2024 के उस सियासी मूड को भापेगा जिसे लेकर के अभी से राजनीतिक माहौल बनाया जा रहा है। जी हाँ, उपचुनाव के परिणाम और उसे लेकर के चल रहे गोलबंदी की चर्चाएं जोरों पर है। सियासी जानकार बताते हैं कि ये चुनावी नतीजे बिहार की आने वाली राजनीतिक हलचल को प्रभावित करेंगे। इसे लेकर के अभी से बीजेपी गुना भाग कर रही है। वहीं महागठबंधन पूरी तरीके से आश्वस्त दिखने में जुटा हुआ है कि हो ना हो ये सीट उन्हीं के कब्जे में आएगी। इधर इन तीनों सीटों पर जीत हासिल करके दोनों गुट ये संदेश देने की कोशिश करेंगे कि उनकी ताकत बिहार में अभी भी ज़्यादा है। इसे लेकर के दोनों तरफ सियासी रणनीति शुरू हो गई है। आपको बता दें कि गोपालगंज, कुर्नी और मोकामा विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। हालांकि अभी तारीख की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन सियासी हलचल तेज है। इन तीनों सीटों पर महागठबंधन और बीजेपी की प्रतिष्ठा दांव पर होगी। दोस्तों बात करते हैं कि देश में तेजी से बढ़ रही महंगाई के बीच आम जनता के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। इस हफ्ते खाने वाले सामान की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है। यहाँ आटा, गेहूं से लेकर के दालें और चीनी समेत सभी खाने वाले सामान की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। अगर आप भी घर का राशन खरीदने जा रहे हैं तो फिर इससे पहले चेक कर लें कि इस हफ्ते में भाव में कितनी गिरावट आई है। कंज्यूमर अफेयर्स की वेबसाइट के मुताबिक खाने वाले सामान के रेट्स की हर दिन समीक्षा की जाती है। ऐसे में अगर आप भी घर का राशन खरीद रहे हैं तो फिर इससे पहले हर दिन की लेटेस्ट स्टेटस चेक कर सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में बच्चा चोरी का मामला बढ़ता जा रहा है। यहाँ सीतामढ़ी से एक नया मामला सामने आया है। बच्चा चोर की अफवाह में हुंडई गाड़ी पर सवार 3 युवकों को पीट करके भीड़ ने अधमरा कर दिया, जिसमें 2 की हालात बेहद गंभीर है। जहां घटना पुनौरा थाना क्षेत्र की कोकनी की है। बताया जा रहा है कि जिले में बच्चा चोरी की अफवाह उड़ी हुई है, जिसकी वजह से सीतामढ़ी जिले के रूनी सैदपुर, रीगा के 2 स्थानों पर पूर्व में भी विक्षिप्त महिला और अन्य लोगों के साथ भीड़ ने बच्चा चोरी की अफवाह को लेकर के मॉब लिंचिंग की घटना को अंजाम दिया था। हालांकि समय रहते मौके पर पुलिस पहुंच गई, तीनों को बचा लिया गया। लेकिन आज एक बार फिर से पुनौरा थाना क्षेत्र के कोकना में भीड़ अनियंत्रित हो गई। बच्चा चोर की अफवाह में 3 लोगों को पीट दिया, जिसके बाद हुंडई गाड़ी को भी सड़क से खेत में पलट दिया। जब भीड़ ने गाड़ी को भी तोड़ फोड़ कर दिया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने तीनों युवकों को गंभीर हालात में भीड़ से मुक्त कराया है। इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां 2 की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। दोस्तों बात करते हैं कि विधानसभा की एक सीट पर उपचुनाव लड़कर के अपना दमखम दिखा चुकी वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी के लिए अपनी शक्ति दिखाने का एक बढ़िया मौका मिल गया है। बिहार विधानसभा की 3 सीटों के लिए उपचुनाव होना है। मुकेश सहनी सभी 3 सीटों पर अकेले चुनाव लड़कर के अपना दमखम एक बार फिर से दिखाने की तैयारी कर रहे हैं। मुकेश सहनी ने कहा है कि वे सभी 3 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। बिहार में 3 सीटों गोपालगंज, मोकामा और कुर्नी के लिए उपचुनाव होना है। बिहार में 3 सीटों गोपालगंज, मोकामा और कुर्नी में होने वाले उपचुनाव को लेकर के मुकेश सहनी की इस तैयारी से बड़े दलों की नींद उड़ गई है। जब पता नहीं किसे कितना बड़ा नुकसान पहुंचेगा। जब मुकेश सहनी ने साफ कर दिया है कि पार्टी सभी 3 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी। दोस्तों बात करते हैं कि इस बार बाढ़ और सुखाड़ की मार झेल रहे किसानों का भी इंतजार भारी होता जा रहा है। जब पीएम किसान पोर्टल पर किसानों के खाते में किस्त की राशि 2000 रुपये आने से पहले ही कुछ संकेत दिखाई देने लगे हैं। हालांकि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों को 12वीं किस्त का समय 1 अगस्त से 30 नवंबर तक है, लेकिन अक्सर यह अगस्त में ही आ जाता है। इस बार बाढ़ और सूखे से जूझ रहे किसानों का भी इंतजार भारी होता जा रहा है। उदाहरण के लिए जब राज्य सरकारें आपके दस्तावेजों का सत्यापन कर रही होती है तो आपकी स्थिति को अगली किस्त के लिए राज्य द्वारा स्वीकृति की प्रतीक्षा के रूप में बढ़ाया जाता था, यानी कि 2000 रुपये की राशि मिलने में थोड़ी देरी हो रही है। राज्य सरकार ने अभी तक आपके खाते में 2000 रुपये की राशि भेजने में स्वीकृति नहीं दी है। दोस्तों बात करते हैं कि ज़िंदगी में कभी कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि लोग बड़े फैसले लेने के लिए मजबूर होना पड़ता है। राजधानी पटना के पटना सिटी में रहने वाली रिया के साथ भी ऐसा ही हुआ है।
जिनकी मां अभी आईसीयू में भर्ती है। डॉक्टरों ने यह भी कह दिया है कि वह ज्यादा दिनों तक जीवित नहीं रह सकती है। ऐसे में भर्ती मां की इच्छा थी कि वह अपनी बेटी की शादी होता देख सके, जिसे पूरा करने के लिए होने वाले दामाद ब्रिजेश ने बिना किसी शुभ मुहूर्त के कुछ घंटे में ही शादी कर ली और दुल्हन को लेकर के अस्पताल पहुंच गया। अब नए जोरों की इस कदम की सभी तारीफ कर रहे हैं, वहीं दोनों को भी खूब आशीर्वाद दिया गया। दरअसल 6 महीने पहले ब्रिजेश और रिया की सगाई परिवार के समक्ष पूरे धूमधाम से हुई थी, जब पूरा माहौल खुशियों से भरा था। इस बीच कुछ दिन पहले रिया की मां का अचानक तबीयत खराब हो गई। आनंद फानन में लोगों ने मां को इलाज के लिए पटना के नालंदा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें आईसीयू में रखा। इस बीच डॉक्टरों ने उनकी मां की जिंदगी और फिर कुछ ही दिनों का होने की बात बताई। इसे सुनने के बाद परिवार के लोगों के बीच गम का माहौल छा गया। रिया और ब्रिजेश का रिश्ता 6 माह पहले ही हो चुके थे, इंतजार सिर्फ फेरे लेने का था। ऐसे में बीमार मां की ख्वाहिश को पूरी करने के लिए रिया ने ब्रिजेश से शादी की बात की और ब्रिजेश ने भी इस पर अपनी सहमति दे दी। जिसके बाद अपनी बीमार मां की इच्छा पूरी करने के लिए रिया और ब्रिजेश ने रातों रात परिवार की खुशी के लिए शंकर वाटिका शिव मंदिर पहुंचे और पूरे रीति रिवाज से पंडित के समक्ष वैदिक मंत्रों एवं रीति रिवाज से शादी रचाई। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में नीतीश कुमार एनडीए से नाता तोड़ करके महागठबंधन के मुख्यमंत्री बन गए हैं और इसके बाद से प्रशांत किशोर बड़े असहज से हैं। तो प्रशांत किशोर जो कभी नीतीश कुमार के करीबी हुआ करते थे, अब उन्हें फूटी आंखों नहीं सुहाती। यही स्थिति प्रशांत किशोर की है। नीतीश कुमार की सरकार और उनकी आलोचना से अब वह कोई परहेज नहीं करते। राजनीति के अंदर खाने में एक खबर और चल रही है। एक प्रमुख दल के नेता ने कहा है कि इसका असर प्रशांत किशोर की कंपनी पर पड़ रहा है। चुनाव प्रचार अभियान के लिए विपक्षी दल के कुछ नेता कतराने लगे हैं। दोस्तों आप एक बार फिर से भीगने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि बिहार के दक्षिणी और उत्तरी भागों में मानसून की सक्रियता अगले 2 दिनों तक बने रहने के आसार हैं। राजधानी पटना समेत बिहार के 26 जिलों में मेघ गर्जन वज्रपात के साथ साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का पूर्वानुमान है। वहीं 2 दिनों बाद मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से राजधानी पटना समेत गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय, जहानाबाद, बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, अरवल, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, सिवान, सारण, गोपालगंज, सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर, समस्तीपुर में मेघ गर्जन वज्रपात के साथ साथ अच्छी बारिश होने के आसार हैं। कल राजधानी पटना समेत बिहार के रोहतास, औरंगाबाद, गया, नालंदा सहित अन्य जिलों के तापमान में वृद्धि के कारण दिन भर उमस भरी गर्मी से लोग परेशान रहे। कल राजधानी पटना के अधिकतम तापमान में सामान्य से 2 डिग्री वृद्धि के साथ 34 डिग्री सेल्सियस दर्ज की गई, जबकि 35 डिग्री सेल्सियस के साथ बेगूसराय बिहार का सबसे गर्म शहर रहा। मौसम वैज्ञानिक की माने तो मानसून ट्रफ जैसलमेर, उदयपुर, जलगांव होते हुए उत्तर पूर्व बंगाल की खाड़ी की ओर गुजर रही है। इनके प्रभाव से राजधानी पटना समेत बिहार के अन्य जिलों में वज्रपात, मेघ गर्जन और हल्की बारिश के आसार हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बंगाल और बिहार के हिस्सों को मिलाकर के मुस्लिम बहुल सीमांचल को केंद्र शासित प्रदेश बनाने की चर्चा पर भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि केंद्र सरकार के पास ऐसी कोई योजना नहीं है, ये महज अफवाह है। शाहनवाज हुसैन ने कोरी बकवास बताया है और कहा है कि इसके पीछे मकसद भ्रम फैलाना है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 23 और 24 सितंबर को 2 दिनों के सीमांचल दौरे पर रहेंगे। इससे पहले सीमांचल को यूनियन टेरिटरी बनाने की चर्चा जोरों पर है। शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि ये पूरी तरीके से निराधार बकवास बातें हैं कि सीमावर्ती इलाके में अलग केंद्र शासित प्रदेश बनेगा। उन्होंने कहा है कि ना तो बीजेपी का और न ही केंद्र सरकार का ऐसा कोई और इरादा है। उन्होंने कहा है कि इस तरीके की बातें सिर्फ दुष्प्रचार है। उन्होंने कहा है कि सीमावर्ती इलाके में हमारा संगठन बहुत पुराना है और उसको और मजबूत करना हमारा लक्ष्य है। उन्होंने कहा है कि हमने बिहार के लिए मिशन 40 का लक्ष्य रखा है। शाहनवाज हुसैन ने दावा किया है कि सीमांचल का इलाका बीजेपी का गढ़ रहा है। शाहनवाज हुसैन ने आगे कहा है कि पहले हम पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज और अररिया जीत चुके हैं। उन्होंने कहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सीमांचल दौरे से न सिर्फ यहाँ पार्टी को मजबूती मिलेगी, बल्कि सीमावर्ती इलाके मजबूत और सक्षम भी होंगे। इसलिए गृह मंत्री इलाके के कार्यकर्ताओं के साथ भी अलग अलग बैठकें करेंगे और वहाँ के अधिकारियों से बात करके सीमा के कैसे मजबूत हो इसकी भी चर्चा की जाएगी। उन्होंने कहा है कि अमित शाह के दौरे से सीमावर्ती क्षेत्र मजबूत होगा। शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि सीमांचल का क्षेत्र चिकन नेक के भी नजदीक है। उधर नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार का बॉर्डर उस इलाके से नजदीक है। उन्होंने कहा है कि ऐसा पहली बार हो रहा है कि देश के गृह मंत्री सीमांचल इलाके में 2 दिन रहने वाले हैं। इससे पूरे इलाके में गजब का उत्साह है। वे देश के गृह मंत्री हैं, लिहाजा वहाँ के अधिकारियों की भी बैठक करने वाले हैं और पूर्णिया में अमित शाह की बड़ी रैली होगी।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में झोला छाप डॉक्टरों की लापरवाही का मामला सामने आया है, जहां पर नर्सिंग होम में ऑपरेशन के दौरान महिला की दोनों किडनी निकाल ली गई है। जहां मरीज की हालात काफ़ी नाजुक बनी हुई है, वहीं आरोपी डॉक्टर अभी फरार चल रहे हैं। जानकारी के अनुसार मामला बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बरियारपुर ओपी के एक निजी क्लिनिक का है। बताया जा रहा है कि पीड़िता सुनीता देवी का यूट्स का ऑपरेशन किया गया। इसी दौरान उसकी दोनों किडनी निकाल ले ली गई, लेकिन इसके बाद महिला की हालत बिगड़ने लगी और उसको पटना ले जाया गया, जहां जांच में पता चला है कि महिला की दोनों किडनी निकाल ले गई है। वहीं इसके बाद परिवार वाले आक्रोश हो गए। परिवार वालों ने बताया है कि पीड़िता को पहले पटना के IJMS में भेजा गया, जहाँ पर बेड न मिलने के कारण उसे मुजफ्फरपुर अस्पताल ले जाया गया। महिला की वहाँ पर भी तबीयत बिगड़ने लगी। इसके बाद महिला को सदर अस्पताल ले जाया गया, जहाँ पीड़ित महिला को डायलिसिस पर रखा हुआ है। आपको बता दो कि घटना की सूचना पर पुलिस पहुंची है। जब पुलिस ने मामले की लिखित शिकायत दर्ज कर ली है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है, वहीं आरोपी डॉक्टर और संचालक क्लिनिक बंद करके फरार हो गए हैं। दोस्तों बात करते हैं कि हरियाणा उत्तर प्रदेश के अलग अलग क्षेत्र में गणेश विसर्जन के दौरान दर्दनाक घटनाएं सामने आई है। यहां गणेश विसर्जन के वक्त डूबने से 4 बच्चे समेत कम से कम 11 लोगों की जान चली गई है। इस दौरान और भी कई लोगों का हादसे की चपेट में आ सकते थे, मगर रेस्क्यू टीम ने कई लोगों को बचा लिया। इनका इलाज अस्पताल में जारी है। हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में 4 बच्चों की नहर में डूबने से जान गई। वहीं सोनीपत जिले में भी 2 युवक मूर्ति विसर्जन के दौरान यमुना नदी में बह गए। यूपी के उन्नाव संत कबीर नगर में भी 7 लोगों की डूबने से जान गई है। दोस्तों बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश और बिहार के कई जिलों में इन दिनों बच्चा चोरी की अफवाहें तेजी से फैल रही है। इस बीच 21 जिलों में बच्चा चोरी की अफवाहों की वजह से मारपीट की घटनाएं हुई है। बच्चा चोरी के आरोप में कहीं पर साधु की पिटाई की गई, तो फिर कहीं पर भीड़ ने अफवाह के आधार पर बंधक बना लिया गया और मॉब लिंचिंग कर रही है, जिसमें निर्दोष लोग शिकार बन रहे हैं। इन अफवाहों के बाद हो रही हिंसक घटनाओं पर यूपी पुलिस अलर्ट है। यूपी पुलिस के ADG का कहना है कि कोई संगठित गिरोह काम नहीं कर रहा है और ऐसी अफवाहों की वजह से हिंसक घटनाएं हो रही है। यूपी में बच्चा चोरी की लगातार आ रही अफवाह के बीच यूपी के लॉ एंड ऑर्डर ने सफाई देते हुए कहा है कि पुलिस इस मामले को लेकर के गंभीर है। लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने कहा है कि बच्चा चोरी की कोई भी घटना नहीं हो रही है। सभी अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे मॉब लिंचिंग की घटनाओं को गंभीरता से लिया जाए, साथ ही सोशल मीडिया के दुरुपयोग और फिर अफवाह फैला करके मार पिटाई के मामले पर तुरंत कार्रवाई की जाए। यूपी के अलावा बच्चा चोरी की अफवाहें बिहार में भी फैल रही है। बिहार के कई जिलों में बच्चा चोरी की अफवाह की खबर सामने आ रही है। बिहार के बेतिया और मुजफ्फरपुर में बच्चा चोरी के शक में पिटाई का मामला सामने आया है। वहीं समस्तीपुर और वैशाली में भी इसी तरीके का वीडियो वायरल हो रहा है। और दोस्तों बात करते हैं कि पटना में स्मार्ट मीटर से बिलिंग में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की शिकायत आ रही है। लोगों का आरोप है कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद उनका बिजली बिल 2 से 2.5 गुना बढ़ गया है। गांव क्षेत्र में स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। विद्युत कर्मियों को अब झाड़ू मार करके भगाया जा रहा है। ऐसा ही मामला राजधानी पटना के विक्रम थाना इलाके से सामने आया है। विक्रम थाना क्षेत्र के इमाम बाड़ा के पास हुई इस घटना में पहले तो उपभोक्ताओं और फिर विद्युत कर्मियों में तीखी नोकझोंक हुई। इसके बाद नोकझोंक इतनी बढ़ गई कि महिलाओं ने घर से झाड़ू निकाल दिया और विद्युत कर्मियों को भगाना शुरू कर दिया। मीटर लगाने पहुंचे लोगों ने इसे सरकारी नियम बताया, लेकिन लोगों ने झाड़ू दिखा करके विद्युत कर्मियों को भगाना शुरू कर दिया। झाड़ू मारकर विद्युत कर्मियों को भगाने वाली महिला का कहना था कि हम गरीब हैं और मजदूरी करके जीवन यापन कर रहे हैं और हम लोग सभी नियमित बिजली बिल भी जमा करते हैं। हम सब घरों में पहले से ही डिजिटल मीटर लगे हुए हैं, जिसके अनुसार बिल का भुगतान भी करते हैं, लेकिन डिजिटल मीटर की स्पीड ज़्यादा है। जो भी हमारा 200-300 रुपये में काम निकल जाता है, वहीं ये मीटर हज़ारों रुपये का बिल लेकर के आ जाता है। दोस्तों बात करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस 17 सितंबर से बिहार भाजपा एक विशेष अभियान की शुरुआत करेगी। ये अभियान 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जयंती तक चलेगा। इसके जरिए भाजपा केंद्र सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों को आम जनता के बीच बखान करेगी, साथ ही साथ राज्य सरकार को अलग अलग मसलों पर घेरेगी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री के जन्म दिवस 17 सितंबर से लेकर के महात्मा गांधी के जयंती दिवस 2 अक्टूबर तक भाजपा सेवा के विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से सेवा पखराव के रूप में मनाएगी। जब पटना प्रदेश कार्यालय में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की नीतियों एवं कार्यक्रमों में सेवा एवं गरीब कल्याण सर्वोच्च प्राथमिकता को देश के लोगों को न केवल अनुभव किया है, बल्कि समाज के सभी वर्गों में व्यापक जन समर्थन भी प्राप्त हुआ है।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने दिल्ली पहुंचते ही बीजेपी पर जमकर के हमला बोला है। उन्होंने कहा कि विपक्षी पार्टियां एक साथ आ रही है। सीएम नीतीश कुमार ने जो पहल किया है वह उसका प्रभाव दिख रहा है। तेजस्वी यादव साफ तौर पर कह दिया है कि अब 2019 वाली गलती दोबारा नहीं होगी। एक बार जो गलती हुई है उसका आज पूरा देश खामियाजा भुगत रहा है। इस दौरान तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर भी जमकर के हमला बोला है। उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था पर चर्चा करते हुए कहा है कि आज देश की जो हालात हो गई है वह जनता देख रही है। जहाँ काम की बात करने की जगह बेकार की बात ज़्यादा होती है। जिन मुद्दों पर बात होनी चाहिए उसे नज़रअंदाज किया जा रहा है। जहाँ ना पढ़ाई ना दवाई, कमाई, सिंचाई और रोजगार है। वहीं अमित शाह के पटना दौरे पर तेजस्वी यादव ने कहा कि वे पटना आ रहे हैं तो फिर अच्छी बात है। मैं चाहूंगा कि वे बिहार के लिए कुछ अच्छा करें। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दिल्ली से पटना लौटने के बाद डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी दिल्ली रवाना हो गए। तेजस्वी यादव के दिल्ली दौरे को भी राजनीति से जोड़ करके देखा जा रहा है। हालांकि उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि मैं यहाँ सियासी कारणों से नहीं बल्कि अपने पर्सनल काम से आया हूँ। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ने के बाद सीएम नीतीश कुमार ने महागठबंधन के साथ मिलकर के सरकार बना ली है। इस सियासी बदलाव के बाद जदयू और बीजेपी के बीच लगातार बयानबाजी जारी है। दोनों तरफ से सियासी हमले किए जा रहे हैं। इस बीच नीतीश सरकार में वित्त मंत्री विजय चौधरी ने केंद्र की सरकार पर जमकर के आरोप लगाया है। विजय चौधरी का कहना है कि केंद्र सरकार बिहार में वित्तीय संकट पैदा करना चाह रही है। राज्य सरकार ने केंद्र पर वित्तीय मामलों पर अनदेखी का आरोप लगाया है। वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने शुक्रवार को कहा कि केंद्र सरकार जानबूझकर के वित्तीय संकट पैदा करना चाहती है। उन्होंने उदाहरण के तौर पर समग्र शिक्षा अभियान का जिक्र किया है। इस योजना में केंद्र एवं राज्य सरकार की भागीदारी 60 और 40% है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में बिहार में इस योजना के तहत लगभग 14,225 करोड़ रुपए से अधिक खर्च हुए हैं। दोस्तों तालाबों का पानी जहरीला तो नहीं है या फिर मछली पालन के लिए उपयोगी है या नहीं, ये बताएगा अब भागलपुर के पीएचईडी का क्षेत्रीय दल जांच प्रयोगशाला। जहां अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिलने के बाद इसे अब जल जीवन हरियाली के अंतर्गत भागलपुर समेत 5 जिले के 5 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल वाले तालाबों और पोखरों की जल जांच कराने की जिम्मेदारी मिली है। पीएचईडी के अधिकारी के अनुसार जल्द ही सैंपल कलेक्ट करके जल की जांच शुरू कराई जाएगी। ये जांच हर 3 महीने पर होगी। जांच के दौरान देखा जाएगा कि मछली पालन के लिए तालाब कितना उपयोगी है, जहाँ इसका टेम्परेचर कितना है एवं पानी में ऑक्सीजन कितना घुला हुआ है। तालाबों की जांच के लिए भागलपुर के लेबोरेटरी को नोडल लैब बनाया गया है। यहाँ भागलपुर समेत बांका, बेगूसराय, खगड़िया और मुंगेर जिले के तालाबों और पोखरों के पानी की जांच होगी। दोस्तों बात करते हैं कि राजनीतिक रणनीतिकार से राजनेता बने प्रशांत किशोर ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला जारी रखते हुए शुक्रवार को कहा कि उन्हें फेविकोल का ब्रांड एम्बेसडर होना चाहिए। जन सूरज अभियान के तहत पूर्णिया पहुंचे प्रशांत किशोर ने शुक्रवार को कहा कि अगर फेविकोल कंपनी वाले मुझसे मिलेंगे तो मैं उनको सलाह दूंगा कि नीतीश कुमार को अपना ब्रांड एम्बेसडर बना ले। या किसी की भी सरकार हो लेकिन वे कुर्सी से चिपके हुए रहते हैं। प्रशांत किशोर की इस बयान पर कि बिहार में हुए राजनीतिक बदलाव का राष्ट्रीय राजनीति पर कोई प्रभाव नहीं होगा। नीतीश कुमार ने कहा था कि उनके इस बयान से लोग यही समझेंगे कि उनका मन भाजपा के साथ रहने का है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इस टिप्पणी पर प्रशांत किशोर ने कहा है कि 1 महीने पहले तक 90 डिग्री के कोण पर झुक कर के वे प्रणाम कर रहे थे। जब वे अगर किसी को भाजपा की बी टीम कह रहे हैं तो फिर ये हास्यास्पद है। आप खुद उनके साथ थे और कल फिर से कहाँ जाएंगे कोई पता नहीं, किसी को कोई जानता नहीं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में एनडीए से बाहर निकलने के बाद नीतीश कुमार की नज़र अब दिल्ली पर है। महागठबंधन के साथ सरकार बनाने के बाद युवाओं को अपने साथ जोड़ने की कोशिश में है। ऐसे में नीतीश युवाओं की मांग पर तत्काल प्रभाव से एक्शन ले रहे हैं। बेरोजगारों को नाराज करने का रत्ती भर रिस्क नहीं उठा रहे हैं। शिकायतें आ रही है तो चट सुनवाई और पट एक्शन हो रहा है। जब बिहार में 10 दिन के अंदर नीतीश कुमार ने छात्रों की मांग पर बिहार लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा को लेकर के बीपीएससी के 2 फैसले पलट दिया है। आपको बता दूं कि पहले बीपीएससी कैंडिडेट्स ने 2 पाली में परीक्षा लेने और फिर परसेंटाइल सिस्टम का विरोध करते हुए पटना में प्रदर्शन किया था। प्रदर्शन में पुलिस ने लाठी भांजी थी। इसके कुछ दिन पहले ही 7वें चरण की शिक्षक बहाली की मांग कर रहे अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज से सरकार की छवि को नुकसान पहुंचा था। इसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फटाफट बीपीएससी मामले का संज्ञान लिया और मुख्य सचिव से लेकर के बीपीएससी चेयरमैन तक को बुला लिया। बीपीएससी चेयरमैन के साथ मीटिंग के बाद अब बीपीएससी पीटी की परीक्षा को 2 के बदले 1 ही पाली में होगी। बीपीएससी ने पीटी परीक्षा की तिथि 21 सितंबर जारी कर दी है। युवाओं ने फिर से नाराजगी जताई
आई है। जहां नीतीश कुमार दिल्ली के दौरे पर थे, वहां उन्होंने कई पार्टियों के प्रमुख से मुलाकात की। दिल्ली दौरे पर गए नीतीश कुमार से यूपीएससी और बीपीएससी दोनों की तैयारी कर रहे कुछ कैंडिडेट मिले और कहा कि 21 सितंबर को यूपीएससी की मुख्य परीक्षा है, जबकि बीपीएससी ने प्रारंभिक परीक्षा का डेट रख दिया है। छात्रों ने कहा है कि डेट के चलते उन लोगों को एक परीक्षा छोड़ना पड़ेगा जो दोनों देना चाहते हैं। नीतीश कुमार ने मिलने आए छात्रों को भरोसा दिया है कि सरकार इस पर गंभीरता से विचार करेगी। दोस्तों, बात करते हैं कि यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा है और कहा है कि जिनकी 2 सांसद जिताने की हैसियत नहीं है, आज वे पीएम बनने के मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। उन्होंने कहा है कि आगामी लोकसभा चुनाव में तमाम विरोधी ताकतें एक होने की कोशिश कर रही है, जिसकी बिहार में 2 सांसद जिताने की हैसियत नहीं, वे भी पीएम बनने के सपने देख रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी निशाना साधा है और कहा है कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन कांग्रेस से बड़े बड़े दिग्गज नेता कांग्रेस छोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। उन्होंने कहा है कि साल 2024 में लोकसभा चुनाव है, जब विरोधी ताकतें मिलकर के मोदी जी को हराने का चक्रव्यूह रच रही है, लेकिन हमें इस बार फिर से विपक्ष को औंधे मुंह गिराने का काम करना है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में नीतीश कुमार सरकार के 1 महीने पूरे हो चुके हैं। इस दौरान सरकार जनता के दबाव में कोई बड़ा लोक लुभावना फैसला करने से बची है और न ही ब्यूरोक्रेसी में कोई बड़ा बदलाव किया है। 1 महीने विवादों से भरे रहे, जिसकी शुरुआत कुछ मंत्रियों के बैकग्राउंड को लेकर के हुई और कानून मंत्री से गन्ना मंत्री बने कार्तिक सिंह को आखिर में इस्तीफा देना पड़ा। 1 महीने के अंदर ही सीबीआई ने आरजेडी नेताओं के ठिकाने पर रेड मार दिया और 1 महीना पूरा होने से पहले ही नीतीश कुमार 2024 के चुनाव के लिए विपक्षी एकता के मिशन पर दिल्ली में 11 नेताओं से मिलकर के आ गए। जब पूरे महीने में सरकार का हाव भाव और फोटो आप देखने से एक चीज साफ लगता है कि तेजस्वी का भौकाल भरा है। यह राज्य की राजनीति में कद बड़ा है और कुशल प्रशासक और विकास की बात करने वाले नेता की छवि तेजस्वी यादव की बनी है। राजनीतिक विज्ञान के विशेषज्ञ नवल किशोर चौधरी कहते हैं कि तेजस्वी यादव खुद को विकास करने वाले नेता की तरह 2 कारणों से पेश कर रहे हैं। एक तो आरजेडी के ऊपर लगे जंगल राज के तमगे से मुक्ति के लिए और दूसरा विकास के काम करने में नीतीश की परछाई से निकलने के लिए। वे समझते हैं कि सामाजिक न्याय और मंडल की राजनीति की एक सीमा है, आर्थिक विकास ही भविष्य है। जब पटना में तेजस्वी को विकास पुरुष बताने वाले होर्डिंग बड़ी संख्या में लगे हैं। इससे पहले जेडीयू नेता नीतीश कुमार को विकास पुरुष कहा जाता था। आरजेडी प्रवक्ता चित्तरंजन गगन कहते हैं कि इसमें कुछ गलत नहीं है। अगर तेजस्वी यादव को विकास पुरुष के तौर पर पेश किया जा रहा है तो इसमें कुछ गलत नहीं है। विकास पर उनका फोकस है और वे खुद कह रहे हैं कि महागठबंधन सरकार नीतीश कुमार के नेतृत्व में काम करेगी। तेजस्वी के बढ़ते दखल को आधी रात पीएमसीएच के औचक निरीक्षण से भी जोड़ करके देखा जा रहा है। अगले दिन उन्होंने स्वास्थ्य विभाग की मीटिंग में अधिकारियों को 60 दिन में अस्पतालों की सेहत सुधारने का अल्टीमेट दिया है। जहां 7 दलों की महागठबंधन सरकार ने 1 महीने में कोई बड़ा नीतिगत फैसला नहीं लिया है। जहां नीतीश और तेजस्वी ने 10 लाख रोजगार पर बयान दिया है, लेकिन उस पर बात अब तक आगे नहीं बढ़ी है। इस 1 महीने में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल भी नहीं हुआ है। दोस्तों, अगर आप भी लोन लिए हैं तो आपके लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। आपको हम अभी बताने वाले हैं कि आखिर किन परिस्थितियों में बैंक आपका लोन माफ करती है। ये जानना आपको बेहद जरूरी है, तो चलिए बात करते हैं। तो बात करते हैं कि कई बार देखा जाता है कि लोग लोन तो ले लेते हैं लेकिन उसे समय पर चुका नहीं पाते हैं। ऐसे में लोगों की परेशानियां बढ़ जाती है। अगर आप 91 दिनों तक लोन का पेमेंट नहीं करते हैं तो फिर बैंक आपको नोटिस भेज देता है और आपके लोन को नॉन परफॉर्मिंग एसेट की कैटेगरी में डाल देता है। अगर आपने लोन लेने के लिए कुछ गारंटी लगाई है तो बैंक आपकी उस संपत्ति पर अधिकार जमाने की कोशिश करता है। जब बैंक के कई अनुरोध के बाद भी अगर लोग लोन का पेमेंट नहीं करते हैं तो फिर बैंक आपको लोन सेटलमेंट भेजती है, जिसमें आपके बैंक की मूल राशि को भरने और लोन के इंटरेस्ट को माफ करने की बात कहता है। बैंक इस परिस्थिति में लोन का ब्याज, पेनल्टी और अन्य चार्ज को पूरी तरीके से माफ कर देता है। हालांकि कुछ बैंक मूल राशि में भी राहत देते हैं, लेकिन ऐसे समय में आपको क्या विकल्प चुनना चाहिए, आइए जानते हैं। तो आर्थिक मामलों के सलाहकार के अनुसार लोन सेटलमेंट करने से उधारकर्ता को रिकवरी एजेंट या फिर एजेंसियों से तो छुटकारा मिल जाता है, भले ही बैंक शर्तों के साथ ड्यू क्लियर भी कर दे। लेकिन याद रहे कि लोन सेटलमेंट को कभी लोन क्लोजर समझने की भूल ना करें, क्योंकि लोन उस परिस्थिति में क्लोज होता है जब आप
लोन की सभी किस्तें चुका देते हैं। लोन सेटलमेंट यानी कि उधारकर्ता के पास पैसे नहीं हैं, लेकिन ऐसे में उधारकर्ता का क्रेडिट स्कोर बेकार हो जाता है। अगर लोन लेने वाला एक से ज़्यादा क्रेडिट अकाउंट का सेटलमेंट करता है तो फिर क्रेडिट स्कोर ज़्यादा काम करता है। ऐसे में नुकसान ये होता है कि उधारकर्ता का क्रेडिट स्कोर अगले 7 सालों तक बेकार रह जाता है। ऐसे में आप अगले 7 सालों तक कोई भी लोन नहीं ले सकते हैं, या वहीं बैंक आपको ब्लैक लिस्टेड में भी कर देता है। आर्थिक सलाहकारों के अनुसार अगर आपके पास लोन सेटलमेंट के अलावा कोई विकल्प नहीं है तो फिर आप इस विकल्प को चुन सकते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति में सेटल्ड अकाउंट को क्लोज्ड अकाउंट में बदलने का भी विकल्प होता है। या इसमें जब आप आर्थिक रूप से सक्षम हो जाते हैं तो फिर आप लोन का चुकता कर सकते हैं। इसमें आपको पेनल्टी और अन्य चार्जों से छूट मिलती है। लोन चुकता होने के बाद बैंक से आपको ड्यू पेमेंट का सर्टिफिकेट भी मिलता है। इसके बाद बैंक क्रेडिट ब्यूरो को इसकी जानकारी देता है और आपका खाता बंद कर दिया जाता है। इससे आपका क्रेडिट स्कोर सुधर जाता है। क्रेडिट स्कोर सुधरने के बाद आप अन्य बैंक से भी लोन ले सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में भाजपा से नाता तोड़कर के आरजेडी के साथ महागठबंधन की नई सरकार बनाने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में जंगल राज की वापसी के विपक्ष के आरोप को खारिज करते हुए बृहस्पतिवार को कहा कि यहां जंगल राज नहीं बल्कि जनता का राज चल रहा है। उन्होंने कहा कि अगर यहाँ कोई घटना हुई है तो फिर आप जरा बता दीजिए कि इस दुनिया में कोई देश या फिर राज्य है जहाँ पर कोई आपस में झंझट नहीं करता है, या कुछ अलग सोच वाले हैं और हम लोग काम करने वाले हैं। समाज में हर तबके को एकजुट करना हमारा दायित्व है। जब विपक्षी एकता पर दिल्ली के दौरे से लौटे नीतीश कुमार आज गया में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। वहाँ से पटना वापसी पर हवाई अड्डे पर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि दिल्ली में जिन लोगों से मुझे मिलना था उन सभी से मुलाकात हुई है। राहुल गांधी से भी बहुत अच्छी बातचीत हुई। सोनिया गांधी अभी देश से बाहर हैं, वह जब दिल्ली आ जाएंगी तो फिर हम उनसे मिलने जाएंगे। कांग्रेस के अलावा भाकपा, माकपा, भाकपा माले समेत अन्य पार्टियों के नेताओं से बात हुई है। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय बिहार।